नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डाउन टू अर्थ मैगजीन का एनालिसिस करने वाले हैं। मार्च 2021 मंथ में इस मैगजीन के जो 2 एडिशंस आए हैं उनके इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सार्थक शर्मा। लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्टडी विद सार्थक। साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग माय यूजर नेम सार्थक शर्मा 151। कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं। 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल होगा द बाइनरीज ऑफ अ लॉस। इस आर्टिकल में हम ई वेस्ट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट पर डिस्कशन करेंगे। सेकेंड आर्टिकल होगा राइटिंग ऑन द वॉल। इस आर्टिकल में CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर डिस्कशन किया जाएगा। थर्ड आर्टिकल होगा अनटोल्ड रिस्क्स। जो बायो थ्रेट्स होते हैं जैसे कि बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस हैं या फिर बायो वेपन्स हैं, उनके अगेंस्ट हमारी क्या तैयारी है, ये हम थर्ड आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ एंड लास्ट आर्टिकल है कैटल वाइज। जो स्ट्रे कैटल हैं जिन्हें अबैंडन कर दिया जाता है उनका कंट्री में क्या स्टेटस है एंड उनके लिए क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ये हम फोर्थ आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल है द बाइनरीज ऑफ अ लॉस। हम सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज करते हैं जैसे कि स्मार्टफोन्स हैं या फिर लैपटॉप्स हैं, टीवी है, माइक्रोवेव ओवन एंड सो ऑन। ये सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हैं। जब इनका लाइफ स्पैन पूरा हो जाता है तो ये वेस्ट बन जाते हैं और हम इन्हें डंप कर देते हैं। तो इन्हें जब डंप कर दिया जाता है ये ही इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहलाते हैं। एंड पूरे एनवायरनमेंट के लिए एंड हमारी हेल्थ के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हैं बिकॉज ये टॉक्सिक वेस्ट होते हैं। इनमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं जो कि ग्राउंड वाटर में ऐड हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं एंड हमारी सॉइल में मिक्स होकर के फूड चेन में आ सकते हैं। और बहुत तरह के डिजीजेज हैं जो कि ह्यूमंस में हो सकते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स में भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द ई वेस्ट। इसी वजह से ई वेस्ट को रिड्यूस करना ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन की जो ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट आई थी उसमें हमें पता चलता है कि वर्ल्ड में जो कंट्रीज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर हैं उसमें से थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया। पहले नंबर पर आता है चाइना, सेकंड नंबर पर है यूएस, बट थर्ड नंबर पर आता है इंडिया। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट प्रोड्यूसर है एंड इंडिया इज स्ट्रगलिंग टू हैंडल इट्स टॉक्सिक वेस्ट। एक लार्ज अमाउंट में यहाँ पर टॉक्सिक वेस्ट या फिर कहीं ई वेस्ट जनरेट किया जा रहा है बट उसे प्रोसेस नहीं किया जा रहा है, उसे रिसाइकल हम नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो ये शो करते हैं कि हमारे पास इनफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जितना भी ई वेस्ट जनरेट होता है उसे रिसाइकल करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद एक मिनिमल अमाउंट ऑफ ई वेस्ट ही हम रिसाइकल कर पा रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ये नोडल एजेंसी है कंट्री में ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल कि किस तरह से ई वेस्ट को मैनेज करना है, रिसाइकल करना है एंड सो ऑन। तो CPCB का डेटा ये बताता है कि कंट्री में 407 ऑथोराइज्ड ई वेस्ट डिसमेंटलर्स एंड रिसाइकलर्स हैं। देखिए डिसमेंटलर्स में क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसे डिसमेंटल कर दिया जाता है, उसे वेरियस कंपोनेंट्स में सिग्रीगेट कर दिया जाता है, और जो रिसाइकलर्स हैं वहां पर सभी चीजों को रिसाइकल किया जाता है। तो 407 ऑथोराइज्ड ई वेस्ट डिसमेंटलर्स या फिर रिसाइकलर्स कंट्री में मौजूद हैं जो कि साइंटिफिकली 1.1 मिलियन टन्स पर एनम ऑफ ई वेस्ट को हैंडल कर सकते हैं। तो इतनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कंट्री में मौजूद है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स। लेकिन ई वेस्ट जनरेट और रिसाइकल कितना हो रहा है ये हम जान लेते हैं। ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ ई वेस्ट, लगभग 1.1 मिलियन टन्स के करीब ही ई वेस्ट 2019-2020 में जनरेट किया गया। ये डेटा CPCB से ही हमें पता चलता है बाय द एंड ऑफ जनवरी 2021। लेकिन एक बहुत ही मिनिमम परसेंटेज है एंटायर ई वेस्ट की जो कि हम कलेक्ट कर पाते हैं और रिसाइकल कर पाते हैं। हालांकि 2019-20 के लिए हमारे पास डेटा मौजूद नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस हमारे पास डेटा है उससे हम ये एस्टिमेट लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 2017-2018 में जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है जनरेट हुआ था उसमें से सिर्फ 3.5% ही कलेक्ट हो पाया था। यहाँ पर रिसाइकल नहीं कलेक्ट की बात हो रही है। ऑब्वियसली जितना कलेक्ट हुआ है उससे भी कम अमाउंट रिसाइकल हो पाएगा। और 2018-19 में जितना ई वेस्ट जनरेट हुआ था उसमें से सिर्फ 10% ही हम कलेक्ट कर पाए थे। तो ये जो हमारे कलेक्शन नंबर्स हैं दे आर इवन फॉल शॉर्टिंग ऑफ द टारगेट जो कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 में रखे गए थे। देखिए ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में ये कहा गया था 2017
2017-18 के लिए टारगेट है कि 10% हमें ई वेस्ट कलेक्ट करना है, लेकिन सिर्फ 3.5% ही हो पाया। और 2018-19 के लिए टारगेट था कि 20% एटलीस्ट हमें ई वेस्ट कलेक्ट करना है, लेकिन इसमें से सिर्फ 10% ही हो पाया। हालांकि 2019-20 के लिए जो कलेक्शन डेटा है वो रिलीज अब तक नहीं किया गया है, बट एस्टिमेट हम यही लगा सकते हैं कि मिनिमम अमाउंट ही एक ई वेस्ट का कलेक्ट हो पाया होगा। ये फॉर श्योर हमें पता है कि जितना ई वेस्ट जनरेशन 2019-20 में हुआ है वो एक 32% का इंक्रीज है व्हेन कंपेयर्ड विद 2018-19। इसे हम बेहतर तरीके से यहाँ पर ग्राफ में समझ सकते हैं। जैसे कि 2018-19 का डेटा अगर हम कंसिडर करें तो यहाँ पर जनरेट हुआ ई वेस्ट 7.7 लाख टन्स के करीब, और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हमारी प्रोसेसिंग कैपेसिटी है 7.8 लाख टन्स। इसके हिसाब से अगर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होता ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का तो ये जितना भी ई वेस्ट जनरेट किया गया उसे हम प्रोसेस कर सकते थे, उसे रिसाइकिल कर सकते थे। लेकिन जो एक्चुअल कलेक्शन हुआ वो बहुत ही कम है। टारगेट रखा गया था कि 1.5 लाख टन्स हमें ई वेस्ट कलेक्ट करना है इस फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन इसमें से भी सिर्फ 78,000 टन्स के करीब ही ई वेस्ट कलेक्ट हो पाया। तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कहां 7.7 लाख टन्स के करीब ई वेस्ट जनरेट हुआ और इसमें से सिर्फ 78,000 टन्स के करीब ही हम कलेक्ट कर पाए। एंड फर्दर और परसेंटेज कम हो जाएगी जब हम रिसाइकलिंग की बात करेंगे। अब रीजंस क्या है, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। पहला, वाइड स्प्रेड लीकेजेस इन द ई वेस्ट कलेक्शन चैनल। जो ई वेस्ट को कलेक्ट करने का चैनल है, पूरा मैकेनिज्म है, उसमें ही कुछ लूप होल्स हैं, कुछ लीकेजेस हैं, जिसकी वजह से जो ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स हैं, डिसमेंटलर्स हैं, वहां तक मैक्सिमम ई वेस्ट पहुंच ही नहीं पाता है और वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। एंड इनफॉर्मल सेक्टर में जो रिसाइकलिंग होती है उसमें कुछ भी सेफ्टी मेजर्स, प्रिकॉशंस नहीं लिए जाते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा हार्मफुल है। सेकेंड रीजन है इन्फ्लेटेड ऑन पेपर कैपेसिटी ऑफ ई वेस्ट डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर्स। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में शो की गई है एक्चुअली उतनी है ही नहीं, उसे इन्फ्लेट करके दिखाया गया है। जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो अपनी कैपेसिटी को बढ़ा करके बताते हैं ताकि जो एनजीटी के रूल्स हैं या फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स हैं उनके साथ वो कंप्लाई कर सकें और किसी तरह की पेनल्टी उनके ऊपर इम्पोज नहीं की जाए। लेकिन एक्चुअली इतनी कैपेसिटी है ही नहीं इतने लार्ज स्केल पर ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए। अब इस पूरे टॉपिक का हम एक एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, 3 मेजर ई वेस्ट जनरेटर कंट्री में हैं। पहला, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, मींस मैं और आप, हम सभी लोग जो कि ई वेस्ट जनरेट करते हैं। जैसे कि मोबाइल फोन अगर खराब हुआ या फिर पुराना हो चुका है तो उसे अगर हमने फेंक दिया है, डंप कर दिया है, तो वो ई वेस्ट हो जाता है। उसके बाद आते हैं बल्क कंज्यूमर्स, जैसे कि कंपनीज हैं एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये बल्क में इक्विपमेंट्स मंगाते हैं जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या फिर मोबाइल फोन्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, एंड इन्हें फिर डंप कर दिया जाता है जब इनका लाइफ स्पैन खत्म हो जाता है। और तीसरा बड़ा जनरेटर है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी ई वेस्ट जनरेट करते हैं, बट ज्यादातर जो यहां पर ई वेस्ट जनरेट होता है वो रिसाइकल हो जाता है। जो इंडिविजुअल्स और बल्क कंज्यूमर्स के द्वारा ई वेस्ट जनरेट होता है उसमें से एक मेजर शेयर जाता है इनफॉर्मल सेक्टर में, मींस ऐसे रिसाइकलर्स के पास जो कि ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स नहीं है। अब इन इनफॉर्मल रिसाइकलर्स में क्या होता है, वहां पर सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं अपनाए जाते हैं। वहां पर जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको भी इससे काफी ज्यादा डेंजर होता है और इसकी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट इसका पड़ता है। सेकेंडली, जो कलेक्शन रेट है वो काफी लो है और इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो जो फॉर्मल कलेक्टर्स हैं जो हमारा ई वेस्ट कलेक्ट करके उसे ऑथराइज्ड जो रिसाइकलर्स हैं या फिर डिसमेंटलर्स हैं वहां तक पहुंचाते हैं, तो उनकी रीच काफी पुअर है। सभी जगह से वो ई वेस्ट को कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड सेकंड रीजन है अनविलिंगनेस ऑफ कंज्यूमर्स। जो कंज्यूमर्स हैं, ज्यादातर कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी वो लोकेशंस हैं जहां पर जाकर के वो ई वेस्ट को डंप कर सकते हैं। ज्यादातर क्या होता है, मैक्सिमम जो कबाड़ी वाला होता है उसे ही लोग अपने ई वेस्ट को बेच देते हैं। एंड जो कबाड़ी वाला है वो उस ई वेस्ट में से जो काम की चीज है उसे निकाल लेता है और जो बचा है उसे इनफॉर्मल सेक्टर में फर्दर बेच देता है। तो इस तरह से जो ई वेस्ट है वो ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स तक तो पहुंच ही नहीं
नहीं पा रहा है। 2016 के जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं उसमें ये क्लियरली कहा गया था कि प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ई वेस्ट को कलेक्ट करना। एक कंसेप्ट आया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, EPR। इस कंसेप्ट में क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बना रहे हैं, उन्हीं की ये एक एक्सटेंडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का लाइफ स्पैन खत्म हो जाए उसके बाद वो इसे कलेक्ट करें। लेकिन ज्यादातर जो प्रोड्यूसर्स हैं वो इस डायरेक्शन में स्टेप्स नहीं ले रहे हैं। फर्दर जो ऑथराइज्ड रिसाइकलर्स तक ई वेस्ट पहुंच रहा है उसमें भी काफी ज्यादा लूप होल्स हैं। फॉर एग्जांपल कई जगह ये देखा गया है कि जो ऑथराइज्ड डिसमेंटलर्स या रिसाइकलर्स हैं वो अपने ई वेस्ट को जो उन तक पहुंचा है उसे इनफॉर्मल सेक्टर में पास ऑन कर रहे हैं। तो इस तरह से जो ई वेस्ट कलेक्ट हो रहा है, कलेक्शन के बाद भी उसमें काफी ज्यादा लीकेजेस हैं। एंड जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि जो डिसमेंटलर्स और रिसाइकलर्स की प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उनके द्वारा बताई गई है एक्चुअली उतनी मौजूद नहीं है। तो जो डिसमेंटलर्स हैं या रिसाइकलर्स हैं वो इतने ह्यूज लेवल पर जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे प्रोसेस करने के लिए सक्षम ही नहीं है। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। दिस कॉल्स फॉर एन अर्जेंट एफर्ट टू स्ट्रेंथन द ई वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज्म। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि ई वेस्ट काफी ज्यादा हार्मफुल है हमारे एनवायरनमेंट के लिए और हमारी हेल्थ के लिए भी। इसे रिड्यूस करना जरूरी है और इसके लिए हमें हमारे एफर्ट्स को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना होगा। और जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो यहाँ पर एक क्रूशियल रोल प्ले करेंगे बिकॉज ग्राउंड लेवल पर वही इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बना रहे हैं। तो सबसे पहले जो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं उन्हें जितनी रिक्वायर्ड कैपेसिटी है ई वेस्ट रिसाइकलर्स और डिसमेंटलर्स की उतनी इंस्टॉल करनी होगी। सेकेंडली जो इंडिविजुअल यूजर्स हैं उन्हें हमें सेंसिटाइज करना होगा, उन्हें हमें अवेयर कराना होगा कि ई वेस्ट के क्या चैलेंजेस हैं, किस तरह से ई वेस्ट हमारे लिए हार्मफुल है और क्यों ई वेस्ट को प्रोसेस करना जरूरी है ताकि वो भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सके। जो ई वेस्ट कलेक्शन का पूरा मैकेनिज्म है उसकी एक क्लोज मॉनिटरिंग होनी चाहिए ताकि अगर जो प्रोड्यूसर्स हैं या फिर रिसाइकलर्स हैं वो ई वेस्ट को इनफॉर्मल सेक्टर में लीक कर रहे हैं तो उन्हें डिटर किया जा सके, उन्हें रोका जा सके। एंड फाइनली एक सजेशन यहाँ पर यह है कि जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा स्टेट वाइज डेटा ऑफ ई वेस्ट जनरेशन रिपोर्ट करना चाहिए। अब तक ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि हमें पता ही नहीं है कि किस पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा ई वेस्ट जनरेट हो रहा है और कहां पर कम जनरेट हो रहा है। तो स्टेट वाइज डेटा ऑफ ई वेस्ट जनरेशन रिपोर्ट किया जाना चाहिए ताकि जो हॉट स्पॉट्स हैं ई वेस्ट के उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सके और वहां पर ज्यादा कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सके। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, राइटिंग ऑन द वॉल। सबसे पहले CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? अगर बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में हम इसे समझें तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉर्पोरेट्स की, बिग बिजनेसेस की, ताकि वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिडो ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की। हमें पता है यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल एंड सो ऑन। एंड कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं जैसे कि WHO या फिर यूनेस्को या फिर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनिडो भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। यूनिडो ने CSR की डेफिनेशन दी है। CSR एक मैनेजमेंट कंसेप्ट है जिसमें जो कंपनीज हैं वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस और जैसे वो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ इंटरैक्ट करती हैं उसके साथ ही अपने बिजनेस में सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी इंटीग्रेट कर लेती हैं। तो ये मैनेजमेंट कंसेप्ट कहलाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जनरली हम समझ सकते हैं कि कोई भी कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है और इसके लिए वो अपने शेयर होल्डर्स, अपने स्टेक होल्डर्स के जो एक्सपेक्टेशंस हैं उसे एड्रेस करती है। लेकिन इसके साथ ही अगर वो कंपनी इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड सोशल इंपेरेटिव्स में भी एक बैलेंस अचीव कर ले, मींस वो प्रॉफिट भी कमाए लेकिन वो एनवायरमेंट के लिए भी कंट्रीब्यूट करे, सोसाइटी के लिए भी कंट्रीब्यूट करे, तो ये कहलाता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक डिस्टिंक्शन होता है CSR और चैरिटी के बीच में जो समझना जरूरी है। देखिए चैरिटी का कंसेप्ट है या फिर स्पॉन्सरशिप, फिलेंथ्रोपी। इसमें क्या होता है कि विलिंगली कोई कंपनी किसी की मदद करना चाहती है, इस वजह से वो सोसाइटी के लिए एक्सपेंडिचर करती है। लेकिन CSR ये एक टोटली डिफरेंट कंसेप्ट है, ये एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट कंसेप्ट है जिसमें कॉर्पोरेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई गई है।
ऑल्दो अगर कोई कंपनी चैरिटी कर रही है तो ये भी एक वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन होगा टू द सोसाइटी, जैसे कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए ये एक बेटर स्टेप हो सकता है, और इससे डायरेक्टली उस कंपनी की जो रेपुटेशन है वो भी स्ट्रेंथन होगी, उसकी ब्रांड भी स्ट्रेंथन होगी। लेकिन CSR इट इज अ कंसेप्ट विच क्लियरली गोज बियॉन्ड दैट। ये एक ड्यूटी बना दी गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंपनीज की कि आपने इस सोसाइटी से कुछ हार्नेस किया है, अब इसके बदले में आपको इस सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। और जैसे जैसे जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उनके बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ते जा रहे हैं, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज हार्नेस कर रहे हैं, पॉल्यूशन ज़्यादा कर रहे हैं, इसी वजह से जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं दे हैव गेन्ड मोमेंटम एंड इम्पॉर्टेंस। और ये जो CSR एक्टिविटीज हैं इनमें सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर ही ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है। CSR पॉलिसीज इस समय पर एक इनसेपरेबल एंड क्रूशियल एलिमेंट बन चुकी हैं हर बिजनेस की। इंडिया में CSR का क्या स्टेटस है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जो सेक्शन 135 है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें प्रोविजंस हैं रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट सोशल गवर्नेंस। तो अप्रैल 1, 2014 इस तारीख को इंडिया पहली कंट्री बनी पूरे वर्ल्ड में जहां पर CSR एक्टिविटीज को इनकॉर्पोरेट किया गया कंपनीज ऑपरेशन में, और इसे एक ऑब्लिगेशन बनाया गया, मींस जरूरी है CSR एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करना। तो प्रोविजन ये है एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 ईयर्स। जो भी कॉर्पोरेट्स इस दायरे में आती हैं जो CSR एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट करेंगी, उन्हें अपने पिछले 3 सालों में जो नेट एवरेज प्रॉफिट रहा है उसका एटलीस्ट 2% CSR एक्टिविटीज के लिए स्पेंड करना है। और एलिजिबल कंपनीज कौन सी हैं? वो कंपनीज जिनका एनुअल टर्नओवर ₹1000 करोड़ या इससे ज्यादा है, जिनकी नेट वर्थ ₹500 करोड़ या इससे ज्यादा है, या फिर जिनका जो नेट प्रॉफिट हुआ है वो ₹5 करोड़ या इससे ज्यादा का हुआ है। उन सभी कंपनीज को एटलीस्ट 2% ऑफ देयर एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 ईयर्स स्पेंड करना है फॉर द CSR एक्टिविटीज। ये प्रोविजन है सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट में। और ये भी रिकमेंड किया गया है इन कंपनीज के लिए कि इन्हें एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी जिसमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होगा, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो प्रोविजंस है उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो रहा है। कौन सी एक्टिविटीज हैं? ज्यादातर जो डेवलपमेंटल एरियाज हैं वहां पर कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं इन द CSR एक्टिविटीज, जैसे कि एजुकेशन या फिर जेंडर इक्वालिटी के लिए, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, पॉवर्टी, इरेडिकेटिंग हंगर, मैल न्यूट्रिशन। ये सब कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पर CSR एक्टिविटीज में कंपनीज कंट्रीब्यूट करती हैं। जो नंबर ऑफ कंपनीज हैं एलिजिबल फॉर CSR वो पिछले कुछ सालों में इंक्रीज हो रही हैं। तो एक तो हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा बढ़ रही हैं और कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं। एंड सेकेंडली हम कह सकते हैं कि जो CSR का अमाउंट है वो भी बढ़ रहा है, जहां फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में 16,500 के करीब एलिजिबल कंपनीज थी, 2018-19 फाइनेंशियल ईयर में ये बढ़ करके 24,900 के करीब पहुंच गई हैं। ओवरऑल एक अपवर्ड ट्रेंड हमने देखा है इन द CSR एक्सपेंडिचर्स बाय द कंपनीज। अब इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या हैं ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली शॉर्टकमिंग है कि जो प्रिस्क्राइब्ड CSR अमाउंट है कंपनीज का वो ज्यादा है और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर कंपनीज के द्वारा किया जा रहा है वो कम है। इस डिफरेंस को हम कह सकते हैं गैप इन द CSR एक्सपेंडिचर, जो कि नॉन कंप्लायंस से रिलेटेड है। मींस जो कंपनीज हैं वो सभी प्रोविजंस के साथ कंप्लाई नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से ये एक गैप बन चुका है इन द CSR एक्सपेंडिचर। हालांकि प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट में इंप्रूवमेंट हुआ है 2014-15 में, जहां 59% ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड CSR अमाउंट का एक्सपेंडिचर किया गया और ये बढ़ करके 2018-19 में 88% तक भी पहुंचा। लेकिन इसे हमें 100% तक पहुंचाना है। एक ओवरऑल कंप्लायंस होना चाहिए विद द प्रोविजंस ऑफ द CSR गवर्नेंस। सेकेंड शॉर्टकमिंग है कि जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो सेक्टोरल वाइज उसमें इनइक्वालिटी है। 2014-15 से 2018-19 के बीच का जो डेटा है वो शो करता है कि एजुकेशन सेक्टर में सबसे ज्यादा CSR एक्टिविटीज में एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। मींस 30.1% के करीब एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हुई है, फॉलोड बाय हेल्थ केयर सेक्टर में जहां पर 17.2% के करीब फंड्स गए हैं, रूरल डेवलपमेंट में 10.9% के करीब फंड्स गए हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर ज्यादा CSR एक्टिविटीज में फंड्स जा रहे हैं। लेकिन क्लीन गंगा फंड या फिर ऑर्फनेजेस सेटअप करना, ये कुछ ऐसे एरियाज हैं वेयर द लीस्ट फंडिंग वाज इन्वेस्टेड। ऐसा नहीं है कि इन एरियाज में इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ज्यादा
पॉपुलर नहीं है, इनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही है। तो सेक्टोरल इनइक्वालिटी है। एंड थर्डली रीजनल इनइक्वालिटी भी है। देखिए जो स्टेट वाइज कंपैरिजन है सीएसआर का, वो बताता है कि सीएसआर एक्सपेंडिचर कुछ ही स्टेट्स में कंसंट्रेटेड है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु एंड दिल्ली, ये कुछ स्टेट्स और यूटी है जहां पर सबसे ज्यादा सीएसआर फंडिंग रिसीव की गई है इन 5 सालों में। जबकि जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं या फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं, मिजोरम एंड नागालैंड, दे आर सीवियरली नेग्लेक्टेड। इन रीजन्स में बहुत ही मिनिमम सीएसआर फंडिंग रिसीव की गई है। तो एक रीजनल इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है जिसमें कि कुछ जगह में ज्यादा सीएसआर फंडिंग की जा रही है, कुछ जगह में कम की जा रही है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम 2018 में लॉन्च किया गया था। इसमें 49 की इंडिकेटर्स हैं जिन्हें इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड सो ऑन। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम का डेटा हमें यह बताता है कि जिन स्टेट्स में ज्यादा सीएसआर फंडिंग एलोकेट की गई है, दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल। लेकिन जिन एरियाज में कम सीएसआर फंडिंग एलोकेट की जाती है, जहां पर कम सीएसआर फंडिंग होती है, दे आर परफॉर्मिंग पुअर। तो इसका मतलब है कि सीएसआर फंडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए। और अगर सभी जगह पर प्रॉपर तरीके से सीएसआर फंडिंग नहीं पहुंच पा रही है, इक्वल तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, तो इससे रीजन में ग्रोथ तो हैम्पर होती ही है, लेकिन इससे इंटर स्टेट एंड इंटर डिस्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज भी डेवलप हो जाती हैं। कुछ जगह पर ज्यादा डेवलपमेंट हो जाएगा, कुछ जगह पर कम होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अगर सोसाइटी के लिए कुछ किया जा रहा है तो जो डिप्राइव्ड एरियाज है वहां पर हमें ज्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहिए। सो इट इज टाइम कि जो सीएसआर फंडिंग है उन्हें यूनिफॉर्मली पूरी कंट्री में अक्रॉस द स्टेट्स एलोकेट किया जाए, ताकि इक्विटी हम ला सकें और जो रीजनल और सेक्टोरल एलोकेशन है वो इक्वल होना चाहिए फॉर द ओवरऑल सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। चलिए बढ़ते हैं अपने थर्ड आर्टिकल की तरफ, अनटोल्ड रिस्क्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट ईयर की बात है, अप्रैल 10, 2020, जिस समय पर कोविड-19 पैंडेमिक शुरू हुआ था। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने उस समय पर यह स्टेटमेंट जारी किया था कि कोविड-19 पैंडेमिक ने वेरियस कंट्रीज की वीकनेस एंड लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस एक्सपोज की है किसी भी पैंडेमिक को टैकल करने के लिए। सिर्फ डेवलपिंग नहीं बल्कि यहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज की भी बात हो रही है, बिकॉज सभी कंट्रीज कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर फ्यूचर में बायो टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके होने की संभावना भी है, बिकॉज बायोटेक्नोलॉजी बहुत तेजी से एडवांस हो रही है और इससे रिलेटेड थ्रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। अगर फ्यूचर में कोई बायो टेररिस्ट अटैक होता है तो इसका एक डिजास्टरस इफेक्ट पूरे वर्ल्ड के ऊपर हो सकता है। इंडिया इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू सच बायो टेररिस्ट अटैक बिकॉज पाकिस्तान, चाइना जैसी कंट्रीज में ऐसे एक्टर्स मौजूद हैं जो कि बायो टेररिस्ट अटैक में बिलीव करते हैं। सेकेंडली, कंट्री का जो साइज है, ज्योग्राफी है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ट्रॉपिकल कंट्री है तो डिजीजेस पहले से ही ज़्यादा होते हैं, और जो हेल्थ सिस्टम कैपेसिटी है कंट्री की वो भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इंडिया इज पर्टिकुलरली वल्नरेबल टू दीज बायो टेररिस्ट अटैक। इंडिया 3 तरह के मेजर बायोलॉजिकल थ्रेट्स फेस करता है, एंड फॉर दैट मैटर सभी कंट्रीज ये 3 मेजर बायोलॉजिकल थ्रेट्स फेस कर रही हैं। पहला थ्रेट है नेचुरली अकरिंग इन्फेक्शंस, जो कि ह्यूमंस में हो सकते हैं, प्लांट्स में हो सकते हैं, एनिमल्स में हो सकते हैं, जैसे कि इबोला, जीका, ये सभी बायोलॉजिकल थ्रेट्स हैं, इन्फेक्शंस हैं जो कि फैलते हैं, ह्यूमन टू ह्यूमन इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। सेकेंड, जो लेबोरेटरीज हैं वहां पर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं इन माइक्रोब्स के ऊपर, अगर वहां से कुछ अनइंटेंशनल पैथोजेंस रिलीज हो जाते हैं तो उसकी वजह से कुछ डिजीज हो सकते हैं। और तीसरा मेजर बायोलॉजिकल थ्रेट है टेररिस्ट एक्टिविटीज, या फिर कोई बैड एक्टर्स हैं, उनके पास बायोटेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है, इसका ये मिस यूज कर सकते हैं बायोलॉजिकल वेपन्स क्रिएट करने के लिए, और किसी स्टेट के ऊपर या फिर किसी भी जगह पर वो इसके थ्रू अटैक कर सकते हैं। तो ये 3 मेजर बायोलॉजिकल थ्रेट्स हैं जो कि कोई भी कंट्री फेस करती है। इंडिया के केस में क्या इस समय पर तीनों में करंट स्टेटस है, क्या हमारी प्रिपेयर्डनेस है, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला मेजर थ्रेट है बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस। समय समय पर कंट्री में ये नेचुरली अकरिंग इन्फेक्शंस होते रहते हैं। एग्रीकल्चरल इन्फेस्टेशन हो सकते हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने देखा लोकस्ट अटैक हुए जिससे काफी ज्यादा एग्रीकल्चरल लॉस कंट्री में हुआ। एनिमल्स अफेक्ट होते रहते हैं, जैसे कि बर्ड फ्लू के आउटब्रेक कंट्री में होते रहते हैं। हालांकि
ह्यूमंस इससे अब तक इन्फेक्ट नहीं हुए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले समय में जो ह्यूमंस हैं वो बर्ड फ्लू से इन्फेक्ट ना हो। एंड थर्डली जूनोटिक इन्फेक्शंस होते रहते हैं, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक, ये भी एक जूनोटिक इन्फेक्शन है जो कि माना जा रहा है कि एनिमल्स से ही ह्यूमंस में ट्रांसमिट हुआ है। इसी तरह से जो नीपा वायरस का आउटब्रेक हुआ था या फिर जापानीज इंसेफ्लाइटिस, ये सभी कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि ह्यूमंस में भी समय समय पर होते रहते हैं। मींस बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस के लिए इंडिया काफी ज्यादा वल्नरेबल है। येट कंट्री में कोई भी प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई गई है बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस को टैकल करने के लिए। हम एक रिएक्टिव अप्रोच फॉलो करते हैं जो कि बहुत ही एक गलत अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच में क्या होता है कि जब कोई कंडीशन अराइज होती है, इमरजेंसी अराइज होती है, तब हम एड हॉक रिस्पॉन्स लेते हैं, एड हॉक कमिटीज बनाई जाती हैं उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। प्रोएक्टिव अप्रोच हम नहीं अपनाते हैं, पहले से हमने सिस्टम्स नहीं बनाए हैं ताकि अगर कोई डिजास्टर आने वाला है उससे पहले ही उसके लिए प्रिपेयर किया जा सके। ऐसी प्रॉपर स्ट्रैटेजी कंट्री में मौजूद नहीं है। तो जो कोविड-19 के समय पर भारत की स्थिति है उससे कुछ डीप फॉल्ट लाइंस हमें पता चल पाए हैं टू टैकल द बायोलॉजिकल थ्रेट्स। और इसके पीछे कारण क्या है? पहला बड़ा कारण है पुअर डिजीज सर्विलांस नेटवर्क। हमारा जो डिजीज सर्विलांस नेटवर्क है वो बेहतर नहीं है, जिसकी वजह से अगर कोई आउटब्रेक होता है उसे अर्ली स्टेज में टाइमली मैनर में हम डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। हालांकि IHIP इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म रिसेंटली रिलीज किया गया है। इससे पहले IDSP इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम पूरी कंट्री में काम कर रहा था, बट ऑब्वियसली इसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से समय समय पर डिफरेंट इन्फेक्शंस, डिफरेंट डिजीजेस के आउटब्रेक्स कंट्री में होते रहते हैं। सेकेंड रीजन है इनएडिकेट कोऑर्डिनेशन अमंग द मिनिस्ट्रीज, स्पेशली जूनोटिक इन्फेक्शंस के केस में। बिकॉज अगर एनिमल्स की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आते हैं, जबकि अगर हम हेल्थ पर्सपेक्टिव की बात करें तो वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। और इन दो मिनिस्ट्रीज के बीच में ज्यादा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो हमारा रिस्पॉन्स होता है जूनोटिक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। थर्ड रीजन है डिसमल इन्वेस्टमेंट इन साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च में इंडिया की जो इन्वेस्टमेंट है लगभग 0.7 से 0.8% ऑफ द GDP के बीच में है, जो कि बहुत ही मिनिमल है। इसकी वजह से क्या होता है, रिसर्चर्स के पास इंसेंटिव्स नहीं है कि वो जो डिजीज है उसे आइडेंटिफाई करें, ट्रीट करें, वैक्सीन्स बनाएं, इतनी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, और उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये 3 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हम बायोलॉजिकल इन्फेक्शंस को टैकल नहीं कर पा रहे हैं। फर्स्ट, पुअर डिजीज सर्विलांस, सेकंड, मिनिस्ट्रीज के बीच में कोऑर्डिनेशन, एंड थर्ड, साइंटिफिक रिसर्च में डिसमल इन्वेस्टमेंट। सेकेंड मेजर थ्रेट है रिलीज ऑफ द पैथोजेंस फ्रॉम लेबोरेटरीज। इंडिया मैं कहूंगा कि काफी ज्यादा भाग्यशाली रहा है, कोई भी अनइंटेंशनल रिलीज ऑफ पैथोजेंस का केस यहां पर रिपोर्ट नहीं किया गया है, लेकिन फ्यूचर में भी ऐसा नहीं होगा इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। खासतौर पर तब जब हालांकि ट्रांसजेनिक क्रॉप्स मींस जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनके ऊपर कंट्री में एक बैन लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद डिफरेंट रीजन्स में इलीगल कल्टीवेशन इन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का किया जा रहा है, जिसकी वजह से चांसेस बढ़ जाते हैं कि किसी लेबोरेटरी से ये जो पैथोजेंस हैं वो रिलीज हो जाएं और इसकी वजह से कोई बायोलॉजिकल थ्रेट बन जाए। एंड हालांकि हमारे पास गाइडलाइंस हैं बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च की सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इसके बावजूद ट्रांसजेनिक क्रॉप्स में एक इलीगल ग्रोथ हो रही है। इसका मतलब है हमारा इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो रहा है। रिकॉम्बिनेंट DNA सेफ्टी गाइडलाइंस, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा 1990 में रिलीज की गई गाइडलाइंस हैं, जिन्हें कि फर्दर 1994 में रिवाइज किया गया। इनमें वेरियस प्रोविजंस रखे गए हैं ताकि जो DNA सेफ्टी है उसे मेंटेन किया जा सके और जो जीनोम एडिटिंग है उसका कहीं पर भी गलत इलीगल फायदा ना उठाया जा सके। तो जैसे कि रिसर्च एक्टिविटीज में क्या सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए, लार्ज स्केल यूज किस तरह से किया जाना है DNA एडिटिंग का, इन्वायरमेंटल इंपैक्ट क्या हो सकता है, उससे बचने के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं, तो इस सभी से रिलेटेड प्रोविजंस इस रिकॉम्बिनेंट DNA सेफ्टी गाइडलाइंस में रखी गई हैं, जिसे हम बायो सेफ्टी गाइडलाइंस भी कह सकते हैं। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि बायो सेफ्टी गाइडलाइंस का जो ओवरऑल इंप्लीमेंटेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर है, जबकि जब हम प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की बात कर रहे हैं, माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर आता है। लेकिन जो रिसर्चर्स लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, लेबोरेटरीज
सपोर्ट की जाती हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा। एंड ये जो रिसर्च बॉडीज हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा सेटअप की गई हैं। तो यहाँ पर आप प्रॉब्लम समझ पा रहे होंगे, इशू एक है जिसे टैकल करना है, लेकिन डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इसके लिए काम कर रही हैं जिनके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हो चुका है, जिसकी वजह से जो बायो सेफ्टी गाइडलाइंस हैं उनका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ही हम नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड मेजर थ्रेट है बायो वेपन्स अगेंस्ट इंडिया। फॉर्चुनेट रहा है कि कोई भी बायो टेररिज्म से रिलेटेड कोई भी एक्ट कंट्री ने पास्ट में एक्सपीरियंस नहीं किया है। हाउएवर कुछ एपिसोड्स ऐसे जरूर हुए हैं जिससे हमें यह पता चलता है दैट वी आर वल्नरेबल टू सच बायो वेपन्स। जैसे कि 2001 का ये एक इंसिडेंट है, काफी पुराना इंसिडेंट है। पोस्टल डिपार्टमेंट में 17 सस्पिशियस लेटर्स रिसीव किए गए एंड ये जो लेटर्स थे दे वर इन्फेक्टेड विद एंथ्रेक्स स्पोर्स। ये बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि स्किन, लंग्स एंड बोवल रिलेटेड डिजीजेस इससे हो जाते हैं। तो उसमें एंथ्रेक्स बैक्टीरिया मौजूद था। तो ये एक ऐसा इंस्टेंस है जहां पर हम कह सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किया गया एज अ बायो वेपन, लेकिन इसे उसी समय पर कंट्रोल कर लिया गया। आगे फ्यूचर में ऐसा ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्पेशली 21st सेंचुरी को एरा ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कहा जा रहा है, बहुत ज्यादा रिसर्च इसमें चल रही है। ऐसे में ये बहुत ही डेंजरसली शॉर्ट साइटेड होगा अगर हम ये सोचें कि इससे रिलेटेड कोई भी बायो टेररिस्ट एक्टिविटी फ्यूचर में नहीं हो सकती है। इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। बट विद रिगार्ड टू द पोटेंशियल बायो टेररिज्म इस समय पर इंडिया में कोई भी डेडिकेटेड पॉलिसी नहीं है। अगर फ्यूचर में ऐसा कोई अटैक होता है उससे डील करने के लिए, उसे टैकल करने के लिए, तो इंटेंशनल रिलीज अगर डेंजरस ऑर्गेनिजम्स का कोई कर देता है उसके लिए कोई भी शील्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट हम वे फॉरवर्ड डिस्कस कर लेते हैं। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस, ये एक लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूअली इवॉल्विंग थ्रेट है। ये इवॉल्व हो रहा है जैसे जैसे हम बायोटेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं और फ्यूचर में और बायोलॉजिकल थ्रेट्स हो सकते हैं जो कि और ज्यादा डिजास्टर्स भी हो सकते हैं। ऐसे में हमें पहले से प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। सिर्फ रिएक्टिव अप्रोच के सहारे हम नहीं चल सकते हैं। इंडिया में एक गवर्नमेंटल बॉडी होनी चाहिए, अ डेडिकेटेड बॉडी जो कि तीनों तरह के बायोलॉजिकल थ्रेट्स को प्रिवेंट और मिटिगेट करने के लिए काम करे। तो एक फुल टाइम ऑफिस होगा जहां पर जो बायोलॉजिकल थ्रेट्स हैं उनके लिए प्रिपेयर्डनेस इंश्योर की जाएगी, उसके लिए रिस्पॉन्स इंश्योर किया जाएगा और ये फुल टाइम ऑफिस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंडर सेटअप किया जा सकता है। ऑल्सो नोडल एजेंसी हम इस ऑफिस को बना सकते हैं जिसमें कि वेरियस मिनिस्ट्रीज से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर से रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, एकेडमिक्स से प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटीज एंड सो ऑन, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वहां से रिप्रेजेंटेशन करते हुए हमें एक नोडल एजेंसी बनानी चाहिए तीनों तरह के बायोलॉजिकल थ्रेट्स को मिटिगेट करने के लिए एंड उनके लिए प्रिपेयर्डनेस इंश्योर करने के लिए। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट आर्टिकल की तरफ, कैटल वाइज। सबसे पहले इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप शहर में रहते हैं या फिर आप रूरल एरिया में रहते हैं, एक दृश्य आपने जरूर देखा होगा कि स्ट्रे कैटल, जो ऐसे मवेशी हैं जिन्हें उनके ओनर्स अबैंडन कर चुके हैं, वो जगह जगह पर घूम रहे होते हैं। अब वो सड़कों पर घूमते हैं, उनका एक्सीडेंट होने का खतरा है, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार उनकी वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर वो डंप साइट्स पर घूमते हैं फीड करने के लिए और वहां पर वो पॉलीथीन या ऐसे ही किसी दूसरे वेस्ट के ऊपर फीड कर लेते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ के ऊपर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसी तरह से रूरल एरियाज में वो किसी फार्म में चले जाते हैं और वहां पर वो क्रॉप लॉस में कंट्रीब्यूट करते हैं बिकॉज वो क्रॉप्स के ऊपर फीड करते हैं जिससे किसानों का नुकसान होता है। कैटल्स को अबेंडन कर देना ये काफी अनफॉर्चुनेट है बिकॉज दे आर क्वाइट एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स। अगर हम गाय की बात करें, हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स गाय से मिलते हैं जैसे कि दूध है या फिर पनीर है, घी है, दही है, तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और लोकल लाइवलीहुड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जो छोटे किसान हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं खासतौर पर, वो उनके लिए ये कैटल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए। इसी वजह से कैटल्स को अबेंडन कर देना ये काफी अनफॉर्चुनेट है, लेकिन फिर भी ऐसा कंट्री में हो रहा है। 5 मिलियन से भी ज्यादा मींस 50 लाख से भी ज्यादा स्ट्रे कैटल्स इस समय पर कंट्री में मौजूद हैं। ये डेटा मिला है 20th लाइव स्टॉक सेंसस से जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने रिलीज किया है एज ऑफ जनवरी 2020। 50 लाख से भी ज्यादा स्ट्रे कैटल जिनका कुछ ना कुछ उपयोग किया जा सकता था। इन कॉमन पार्लेंस हम कह सकते हैं कि जो स्ट्रे कैटल है उसमें इंक्लूडेड है
काउस या फिर बुल्स हो सकते हैं या फिर काव्स हो सकते हैं, जिन्हें जगह जगह पर रीजन वाइज बछड़ा, बछड़ी, बछिया किसी भी नाम से जाना जाता है। इन्हें ज्यादातर अबेंडन किस लिए किया जाता है? बिकॉज ये अनप्रोडक्टिव हो चुके हैं। तो जैसे मैकेनाइजेशन हो चुका है तो बुल्स के लिए अब ज्यादा काम नहीं बचा है, तो वो अनप्रोडक्टिव है। या फिर जो ऐसी गाय है जिन्होंने दूध देना अब बंद कर दिया है, तो वो भी अनप्रोडक्टिव हो जाती हैं। तो ऐसी काउज हैं या फिर बुल्स हैं या फिर काव्स हैं जिन्हें अबेंडन ज्यादा किया जाता है। इसमें लो यील्ड काउज भी शामिल हैं। ज्यादातर जिन काउज का यील्ड कम है, जो कम दूध देती हैं, उनके ओनर्स उन्हें डे टाइम में अबैंडन कर देते हैं, खुला छोड़ देते हैं, ताकि जो ओनर्स हैं उन्हें इन काउज को फीड ना करना पड़े। अब स्ट्रे कैटल, जैसे मैंने पहले बताया, सिटीज में एक ट्रैफिक न्यूसेंस बनता है, इनसे एक्सीडेंट हो सकता है, और विलेजेस में ये क्रॉप्स के ऊपर रेड करते हैं, तो हर जगह पर इन स्ट्रे कैटल की वजह से नुकसान ही होता है। अब हालांकि सेंटर ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन लॉन्च किया है, 2014 में ही इसे लॉन्च कर दिया गया था, और इस मिशन में काउ शेल्टर, गौशाला को बनाया जा रहा है। वेरियस जगह पर गौशाला बनाई गई हैं, और इन गौशाला में जो स्ट्रे कैटल है उन्हें पकड़ करके रखा जाता है, उन्हें सपोर्ट किया जाता है। लेकिन ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इफेक्टिव नहीं है। इसी का नतीजा है कि 50 लाख से भी ज्यादा स्ट्रे कैटल इधर से उधर इस समय पर रोम कर रहे हैं। प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, और सिर्फ गौशाला बना देना सॉल्यूशन नहीं है, इससे आगे बढ़ करके हमें स्टेप लेना होगा। 10 स्टेट्स जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रे कैटल हैं, उनमें से 7 स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें 2012 से 2019 के बीच में जो नंबर ऑफ स्ट्रे कैटल है उसमें राइज हुआ है। यही चीज हम यहां पर मैप में देख पाएंगे। ये 10 स्टेट्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रे कैटल्स मौजूद थे 2012 में। अब इनमें वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड महाराष्ट्र, ये 3 स्टेट्स हैं जहां पर 2012 से 2019 के बीच में एक डिक्लाइन हुआ है इन द नंबर ऑफ स्ट्रे कैटल्स। लेकिन और जो रिमेनिंग 7 है वहां पर इंक्रीज हुआ है। इस समय पर सबसे ज्यादा स्ट्रे कैटल्स हैं राजस्थान में 1.27 मिलियन, और इन 7 सालों में सबसे ज्यादा जो राइज इन नंबर ऑफ स्ट्रे कैटल हुआ है वो हुआ है पंजाब में। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन से हम इस स्ट्रे कैटल की प्रॉब्लम को इफिशिएंटली सॉल्व नहीं कर पाए हैं। अब इसे समझने के लिए, ये जो प्रॉब्लम है इसे समझने के लिए हमें समझना होगा कि जो कैटल्स हैं उन्हें अबैंडन क्यों किया जा रहा है, किन कैटल्स को अबैंडन किया जा रहा है, वल्नरेबल सेक्शंस कौन से हैं। इंडिया में जो कैटल्स हैं उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं 4 ब्रॉड ग्रुप्स में: डिफाइंड ब्रीड्स, यूनिफॉर्म ब्रीड्स, क्रॉस ब्रीड्स एंड द नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल। इन चारों ही ब्रॉड ग्रुप्स को हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिफाइंड ब्रीड्स के बारे में। तो डिफाइंड ब्रीड्स में 50 के करीब मोस्ट वैल्यूएबल इंडिजीनस कैटल वैरायटीज आती हैं। ये इंडिजीनस हैं जो कि भारत से ही शुरू हुई हैं, जैसे कि गिर है, साहिवाल, रेड सिंधी, और भी आप देख सकते हैं। तो ये सभी इंडिजीनस वैरायटीज ऑफ कैटल हैं। जो टोटल पॉपुलेशन ऑफ कैटल है कंट्री में, उसमें से 20% के करीब डिफाइंड ब्रीड्स हैं। डिफाइंड ब्रीड्स बहुत ज्यादा एफिशिएंट होती हैं, ये रीजन स्पेसिफिक हैं, और ये डिफरेंट रीजन्स में जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उन्हें अडेप्ट कर चुकी हैं। तो मान लीजिए फूड शॉर्टेज हो जाए तो उसमें भी ये रेजिलिएंट है। क्लाइमेट में अगर किसी तरह की वेरिएशन आती है तो उसमें भी ये रेजिलिएंट है। ये क्लाइमेट कंडीशंस को, इंडिया की क्लाइमेट कंडीशन को अडेप्ट कर चुकी है। इनकी मेंटेनेंस कम होती है और प्रोडक्टिविटी काफी हाई है। तो इन्हीं सब कारणों से जो इंडिजीनस कैटल की वैरायटीज हैं उन्हें कभी भी अबैंडन नहीं किया जाता है। सेकेंड कैटेगरी है यूनिफॉर्म कैटेगरी। यूनिफॉर्म कैटेगरी में जो कैटल्स आते हैं, हालांकि वो फार्मर्स के द्वारा वाइडली यूज की जाती हैं, लेकिन उन्हें एज अ ब्रीड अब तक रिकॉग्नाइज ही नहीं किया गया है। इस केस में भी जो कैटल्स हैं वो लोकल कंडीशंस को काफी अच्छी तरह से अडॉप्ट कर चुकी हैं, बट उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। इसकी वजह से कई बार अगर क्रॉस ब्रीडिंग होती है तो उसका जो रिजल्ट है वो पुअर वैरायटी ऑफ कैटल होता है, मींस वो ज्यादा प्रोडक्टिव नहीं होती है। हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म कैटेगरी में भी एक सब ग्रुप है पुअर वैरायटी का, जिन्हें ज्यादातर अबैंडन किया जाता है। यूनिफॉर्म कैटेगरी के एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं: अलामबाड़ी, संचोरी, कसारगौड एंड सो ऑन। सभी नाम आपको याद नहीं रखने, बट एक आइडिया आपको होना चाहिए। जो टोटल कैटल की पॉपुलेशन है उसमें से 10% है यूनिफॉर्म कैटेगरी, और उनमें से जो पुअर वेराइटीज हैं उन्हें अबैंडन किया जाता है।
थर्ड कैटेगरी है क्रॉस ब्रेड कैटल। तो जो टोटल पॉपुलेशन है कैटल्स की उसमें से लगभग 21% क्रॉस ब्रेड कैटल है। जैसे हमें नाम से पता चल रहा है ये क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा कैटल्स बनाई गई हैं। लगभग 5 से 6 दशक पहले गवर्नमेंट बैक्ड प्रोग्राम्स कंट्री में शुरू किए गए ताकि जो कैटल्स हैं उनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई जा सके। तो इसमें जो पॉपुलर इंडियन वेराइटीज थी जैसे साहिवाल या फिर रेड सिंधी, उन्हें एग्जॉटिक कैटेगरीज के साथ जैसे कि जर्सी है, इन कैटल्स के साथ इनकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई। लेकिन ज्यादातर जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो फेल हुए बिकॉज ये जो क्रॉस ब्रेड कैटल थी ये इंडियन कंडीशंस को अडेप्ट नहीं कर पाई और इन्हें मेंटेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। डिफरेंट ऐसे डिजीजेस हैं जिनसे ये कैटल बार बार ग्रसित होती रहती हैं। इनका एवरेज लाइफ स्पैन भी कम होता है और इनकी प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड विद द इंडिजीनस ब्रीड्स। तो काफ़ी सारे लॉस यहाँ पर हो जाते हैं फार्मर के लिए इन वेराइटीज़ को मेंटेन करने के लिए, और इसी वजह से ये ज़्यादातर जो क्रॉस ब्रेड कैटल हैं ये स्ट्रे कैटल ही बनती हैं। ज़्यादातर ओनर्स के द्वारा इन्हें अबैंडन कर दिया जाता है। फोर्थ एंड लास्ट कैटेगरी आती है नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स। ये ऐसी ब्रीड्स हैं जिनके बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं है और टोटल कैटल पॉपुलेशन में 49% इन्हीं की कैटेगरी है। यूजुअली लो प्रोडक्टिविटी इनकी होती है एंड एज अ रिजल्ट इन्हें आइडेंटिफाई भी नहीं किया गया है। ज्यादातर जो स्ट्रे कैटल हैं उसमें नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स ही होती हैं। सबसे बड़ा शेयर नॉन डिस्क्रिप्ट ब्रीड्स का ही होता है। हालांकि इनकी कमर्शियल वायबिलिटी हो सकती थी लेकिन उसे कभी आइडेंटिफाई ही नहीं किया गया। इनकी पोटेंशियल क्या है इसके ऊपर कुछ भी रिसर्च नहीं हुई है, जिस वजह से ज्यादातर इन्हें अबैंडन ही किया जाता है। अब क्या मेजर रीजंस है फॉर द अबैंडनमेंट ऑफ कैटल? पहला रीजन है नेग्लेक्ट ऑफ द इंडिजीनस पॉपुलेशन। हालांकि इंडिजीनस पॉपुलेशन ज्यादा प्रोडक्टिव होती है, उनमें डिजीजेस कम होते हैं, उनका लाइफ स्पैन भी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हमने उन्हें नेग्लेक्ट किया है। सेकेंड रीजन है एक्सेसिव फोकस ऑन द क्रॉस ब्रीडिंग इन द पास्ट फ्यू डेकेड्स। तो हमने इंडिजीनस पॉपुलेशन को तो नेग्लेक्ट किया है लेकिन जो एक्सोटिक स्पीशीज हैं उनके साथ क्रॉस ब्रीडिंग के ऊपर हमने ज्यादा जोर दिया है, जिसकी वजह से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें वेस्ट हुई है और कुछ सक्सेसफुल रिजल्ट्स भी हमें नहीं मिल पाए हैं और ये कैटल्स ज्यादातर अबैंडन ही की जाती हैं। और थर्ड रीजन है इंक्रीज्ड मैकेनाइजेशन। जैसे जैसे मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे खासतौर पर जो बुल है उसकी यूटिलिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इस वजह से ज्यादातर जो बुल है उन्हें अबैंडन ही किया जाता है। तो ये 3 मेजर रीजंस हैं फॉर द अबैंडनमेंट ऑफ द कैटल। अब सॉल्यूशन क्या है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। मोर देन 70% ऑफ द कैटल पॉपुलेशन मींस जो क्रॉस ब्रीड में आते हैं या फिर नॉन डिस्क्रिप्ट कैटेगरी में आते हैं, दे आर एट हाई रिस्क ऑफ बिकमिंग द स्ट्रे कैटल। ज्यादातर जो शेयर है स्ट्रे कैटल का वो यहीं से ही आता है। हमारा पहला स्टेप ये होना चाहिए कि हम क्रॉस ब्रीडिंग को बंद करें, बिकॉज जो क्रॉस ब्रीडिंग का रिजल्ट है वो इफेक्टिव हमें नहीं मिल पा रहा है और इसकी वजह से स्ट्रे कैटल की नंबर ही इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले तो हमें जो क्रॉस ब्रीडिंग है उसे बंद करना होगा। सेकेंडली रिवर्स क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लिया जा सकता है। तो इसमें जो क्रॉस ब्रेड वेराइटीज हैं उन्हें फॉस्टर मदर की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इससे उनकी यूटिलिटी भी बढ़ जाती है। तो मान लीजिए हमारे पास इंडिजीनस काउज हैं, उनका जो एम्ब्रियो है उसे हम एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के थ्रू ये जो फॉस्टर मदर्स हैं इनके वूम्ब में ट्रांसफर कर सकते हैं और इससे हमें इंडिजीनस काउज की वेराइटीज ही प्रोडक्ट मिल पाएंगी। तो इस तरह से रिवर्स क्रॉस ब्रीडिंग का सहारा लेते हुए इंडिजीनस काउज की पॉपुलेशन को हम इंक्रीज कर सकते हैं। साथ ही साथ जो रिसर्चर्स हैं वो सेक्स्ड सीमेन डेवलप कर सकते हैं जो इंडिजीनस ब्रीड्स ऑफ काउज हैं उन्हें प्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज बुल्स की ज्यादा यूटिलिटी नहीं है। जो एक्सोटिक ब्रीड्स हैं वहां पर सेक्स्ड सीमेन का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें 80 to 90% चांसेस यही होते हैं कि जो रिजल्ट होगा वो काउ होगा, बुल नहीं होगा। तो ऐसे में जो इंडिजीनस ब्रीड्स हैं उनके लिए भी हम सेक्स्ड सीमेन डेवलप कर सकते हैं। ये जीनोम एडिटिंग के थ्रू किया जाता है। तो ये डेवलप कर सकते हैं ताकि इंश्योर कर सके कि जो काउज की पॉपुलेशन है, इंडिजीनस काउज की पॉपुलेशन है, वही इंक्रीज हो। फाइनली जो इंडिजीनस कैटल की वैरायटीज हैं उन्हें स्टडी करना, उन पर रिसर्च करना और उनका प्रमोशन जरूरी है, बिकॉज उनके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं व्हेन कंपेयर्ड विद द एक्सोटिक ब्रीड्स। जैसे कि अगर हम काउ डंग की बात करें, इंडिजीनस कैटल की हम बात कर रहे हैं, उसमें यूजफुल बैक्टीरिया होते
होते हैं जो कि काफ़ी डिजीजेस प्रिवेंट कर सकते हैं। नेचुरल प्यूरिफायर की तरह भी ये डंग काम करता है। इसी तरह से जो इंडिजीनस काउ होती है उसका जो मिल्क है उसमें A2 प्रोटीन होता है जो कि ह्यूमंस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल प्रोटीन होता है। जो एग्जॉटिक स्पीशीज़ हैं ज़्यादातर उनमें A1 प्रोटीन होता है जो कि ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, लेकिन जो ह्यूमंस में मदर्स मिल्क होता है उसमें भी A2 प्रोटीन होता है। इसी वजह से जो इंडिजीनस कैटल हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल हैं इंडियन पॉपुलेशन के लिए। और काउ मिल्क, कर्ड, घी, यूरिन, डंग इन सभी को यूज़ किया जाता है पंचगव्य बनाने के लिए जो कि इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से देखा जाए तो इंडिजीनस कैटल वेराइटीज की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इन पर हमें रिसर्च कंडक्ट करनी चाहिए और इन्हें ही हमें प्रमोट भी करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली मेरे सोशल मीडिया पेजेस पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।